नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो टैक्स मंत्रा के इस हफ्ते के शो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक्स पे पोस्ट करके बता दिया है देश भर के जो टैक्स पेयर्स है उनको कि ITR 1 और ITR 4 के जो फॉर्म्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और जिनको भी रिटर्न भरना है FY25 का वो भर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया किस तरह की है, किस तरह से आपको रिटर्न भरना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आज जाने माने टैक्स एक्सपर्ट चिराग चौहान। चिराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी बता दिया गया है कि ITR 1 और ITR 4 के फॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप दर्शकों के लिए बताइए कि वो इसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और अपना रिटर्न भर सकते हैं। पहले तो धन्यवाद अनुराग जी शो में बुलाने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह ही ट्वीट किया था कि ITR 1 और फॉर्म 4 के फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं। तो जो भी हमारे सैलरी क्लास एम्प्लॉइज है और जो भी पेंशनर्स है या जो भी छोटे बिजनेसमैन है वो ऑनलाइन जाके वो फॉर्म भर सकते हैं और अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 1 बेसिकली एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम सैलरी और पेंशन हो, और ITR 4 एप्लीकेबल होता है छोटे बिजनेस के लिए कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में अप्लाई करके आप अपने टैक्स को भर सकते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम ऐसी स्कीम है कि जिसमें आपको टैक्स भरना है अंदाज से कि आपको 6%, 8% या व्हाटएवर आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो, वो आपको डिस्क्लोज करके वो रिटर्न भरने होते हैं। आपको डिटेल अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ITR 1 के और ITR 4 के, तो इस बार के असेसमेंट में फॉर्म किस तरह से अलग है और कितना लोग जो रिटर्न फाइलर्स है उनको सहूलियत देने की कोशिश की गई है? फॉर्म्स में थोड़े बहुत चेंजेस है बेस्ड ऑन द फाइनेंस एक्ट। अगर मैं ITR 1 की बात करता हूं तो सैलरी क्लास को ITR 1 एप्लीकेबल होता है और ITR 2 एप्लीकेबल होता है। बट अगर आपका इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, बहुत सारे सैलरी क्लास इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, तो पहले उनको ITR 2 कंपलसरी भरने को होता था। अभी फॉर्म में सहूलियत कर दी कि वो लोग ITR 1 भी भर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1,25,000 हो। क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जब आप रिडीम करते हो और आपका प्रॉफिट सिर्फ 1.25 लाख है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स फ्री भरना होता है। तो पहले वो लोगों को ITR 2 भरना था, अभी वो लोग ITR 1 भी भर सकते हैं। सिमिलरली ITR 1 में भरने के लिए अभी ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया गया है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं और खुद ही आप अपनी इनकम डिटेल, सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, जो भी इनकम है वहां आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम है तो वो भी आप डाल सकते हैं और आप अपना खुद ITR भर सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल सर, अभी भी अगर हम देखें वित्त वर्ष 2025 के अंदर बड़ी संख्या में लोग होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजीम में होंगे, तो क्या इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो लोग हैं उनसे कुछ ज़्यादा डिस्क्लोजर्स मांगे गए हैं? किस किस तरह के डिस्क्लोजर जो है वो फॉर्म ITR भरते समय बताने होंगे? इस बार सरकार ने क्या किया है कि बहुत सारे लोग फेक डिडक्शन क्लेम करते थे। कुछ लोग ATC, ATD और HRA भी फेक क्लेम करते थे। तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों को 10,000 से ज्यादा सैलरीड वालों को नोटिस आई थी क्योंकि वो लोग फेक HRA क्लेम कर रहे थे। तो इस बार सरकार ने क्या किया है कि एडिशनल डिटेल मांगी है। तो अगर आप HRA क्लेम कर रहे हो तो आपको प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करना है, आपको किससे आप HRA दे रहे हो, उनसे रिलेशनशिप क्या है, कितना अमाउंट दे रहे हो मंथली, ये सारी डिटेल आपको ITR में भी भरनी है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, ATC वगैरह डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, आपने कहा इन्वेस्टमेंट की है, क्या है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, वो आपको डिस्क्लोज करना है। अगर आप ATD मेडिक्लेम क्लेम ले रहे हैं तो आपका पॉलिसी नंबर क्या है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब अंत हो रहा है, तो ये सारे डिडक्शन के बारे में आपको डिस्क्लोजर देनी है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो या इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन हो, तो आपको डिटेल देनी है, आपका लोन नंबर क्या है, कितना इंटरेस्ट आया है, कितना प्रिंसिपल है। तो ये बहुत सारी डिटेल अभी ITR 1 में देनी है आपको अगर आप ओल्ड रिजीम चूज कर रहे हो।
अगर आप न्यू रिजीम चूज कर रहे हो तो ये सारी डिटेल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये सारे डिडक्शन मिलते ही नहीं है। बिल्कुल। तो ओल्ड रिजीम में जो रिटर्न फाइल करेंगे उनके लिए क्या थोड़ी मशक्कत ज़्यादा होगी, उन्हें ज़्यादा तैयारी के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या फिर अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कई सारे दस्तावेज देने होंगे, क्योंकि डिटेल जो आपने बताई है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स इस बार मांगी गई है। यस, लास्ट ईयर से इस बार आपको अपने सीए को ज्यादा डिटेल देनी है, आपको सारी डिटेल देनी है। पहले क्या होता था, आप बता देते थे फोन पे या इन्फॉर्म करके कि आप मेरा 1.5 लाख का एटीसी है, मेडिक्लेम का इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ, मेडिक्लेम तो उसका प्रीमियम मैंने 25,000 भरा है। बट अभी इस बार आपको अपनी रिसिप्ट देनी है, पॉलिसी नंबर देना है और अधिक जानकारी देनी है, क्योंकि वो फॉर्म करेक्टली भरा जाए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भरने के बाद वो सारी डिटेल क्रॉस वेरीफाई करेगा। अगर वो और कोई मिसमैच या कुछ वगैरह डिटेल नहीं बराबर भरी है तो आपको डिफेक्टिव नोटिस भी आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारी डिटेल दे, प्रॉपर डिटेल दे और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे। बिल्कुल। लेकिन सर, जो इस तरह से इनकम टैक्स विभाग का जो पोर्टल है वो भी काफ़ी एडवांस हो गया है, तो कौन कौन सी जो जानकारी है जहां जो पोर्टल में जब आप अपनी यूज़र आईडी डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाती है, जो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, और जो इनकम टैक्स विभाग का पोर्टल है वो बाकी सब कनेक्टिविटी से वो जानकारी जुटा लेता है? अभी तो दो जानकारी होती है जो ऑटोमेटिक आ जाती है, लाइक आपकी सैलरी इनकम कितनी है, उसके ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और आपका इंटरेस्ट इनकम कितना है, लाइक सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है, और आपका अगर एफडी है तो उसपे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाती है, तो आपको भरनी नहीं है, आपको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करनी कि वो बराबर है कि नहीं, और आपको एक्सेप्ट करनी है। बिल्कुल। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाती है। और सर, इसके अलावा भी आपको लगता है कि जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगी? हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है उस सॉफ्टवेयर पे कि जो आपकी सारी इनकम दे देगा। आपको सिर्फ वो डिटेल वेरीफाई करनी कि ये बराबर है कि नहीं, और सिर्फ आपको सबमिट बटन दबाना है और टैक्स जितना भी होता है वो भरना है। बट आशा थी कि ये साल वो फॉर्म आ जाएगा, बट मेरे ख्याल से वो फॉर्म मे बी दे विल ट्राई नेक्स्ट ईयर। तो उन लोग ने ऑलरेडी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है 31 जुलाई से 15 सितंबर तक। उनको लगा कि वो लोग वो फॉर्म ला पाएंगे, बट समहाउ दे डिडंट एबल टू मैनेज। तो मे बी हम लोग राह देखेंगे कि शायद अगले साल आ जाए, तो और वो आसान हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए फॉर्म भरना। बिल्कुल। तो सर, अगले साल अगर जब वो फॉर्म आ जाता है जहां पर तमाम जानकारी ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगी और केवल टैक्स पेयर को उसे वेरीफाई करके सबमिट करना है, तो फिर टैक्स पेयर के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब क्लाइंट अपना आप ही सारा काम कर लेगा तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक्सपर्ट्स की इतनी राय नहीं लेगा। बिल्कुल। सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट सिर्फ फाइल रिटर्न के लिए नहीं होते, वो ब्रॉड कंसल्टिंग के लिए होते हैं कि आप अपना टैक्स कैसे प्लान कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर सकते हैं, और फ्यूचर में आपको कैसे करना है। टैक्स फाइलिंग अभी मोस्ट ऑफ द पीपल जो सैलरी अर्न करते हैं उनको सीए की जरूरत नहीं होती, बिकॉज बहुत सिंपल हो गया है टैक्स फाइलिंग सैलरी के लिए। बट हाँ, बिजनेस के लिए सीए जरूरी होते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान कर सके, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है, और फाइलिंग क्या करना है, टैक्स रेट्स क्या है। अनलेस अनटिल आप एनआरआई है या आप आईटीआर 2 भरते, आपकी 2-3 प्रॉपर्टीज है, इनकम कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल गेन्स है, तो आपको सीए की जरूरत लगती है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी हो या पेंशन हो तो आप खुद ही जाके ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। मतलब काफ़ी जो प्रोसेस है वो काफ़ी सरल कर दिया गया है। सैलराइड लोगों के लिए भी आप ऑनलाइन जा सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या अब सरकार के द्वारा जो डेट को एक्सटेंड किया गया है, 15 सितंबर तक की जो डेट की गई है, तो क्या जो लोग हैं उनको 15 सितंबर तक वेट करना चाहिए, जुलाई अगस्त तक का इंतजार करना चाहिए, या अभी फटाफट रिटर्न भर देना चाहिए? और अभी रिटर्न भरने में फायदे क्या है? अभी रिटर्न भरने में 4-5 फायदे हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है या आपको कोई रिफंड क्लेम करना है, तो आप जितना जल्दी भरेंगे उतना जल्दी आपका रिफंड पहले आ जाएगा। अगर आपको कोई रिफंड क्लेम नहीं करना और आपका कोई टैक्स ड्यू है, तो ये केस में आपको तुरंत ही भरना है, बिकॉज जितना आप डिले ईच मंथ करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट ऑन टैक्स बढ़ता रहेगा।
सो अभी जून महीना है तो आप अभी भर देंगे तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर का इंटरेस्ट बच जाएगा। अगर आप सितंबर में भरेंगे तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट और टैक्स लगेगा। तो अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है तो आपको तुरंत ही रिटर्न भरना है और तुरंत ही टैक्स भर देना है। अगर कोई टैक्स ड्यू नहीं है तो आप आराम से सितंबर तक भी भर सकते हैं। अच्छा सर, सीनियर सिटीजन है जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता टैक्स पे, तो बिल्कुल। वो आराम से सितंबर में भी अपनी टैक्स मतलब सर, कर सकते आपका हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल के बाद से जितनी भी टैक्स लायबिलिटी हो रही है वहां पर ब्याज का मीटर शुरू हो जाता है, और वो जब तक आप रिटर्न नहीं भरते हैं तब तक वो ब्याज का मीटर है वो चालू रहता है। क्या ये मेरा एनालिसिस सही है? यस यस, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है पूरे साल का तो ये एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या होता है कि जब वो सैलरी अर्न करते हैं तो उनकी टैक्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होती है, शेयर मार्केट से थोड़ी इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, एफडी पे भी इंटरेस्ट इनकम होती है। तो वो सारी इनकम वो लोग कैलकुलेट नहीं करते, और जब रिटर्न भरते हैं तभी वो लोग को सब डिटेल वो ऑटोमेटिक फॉर्म में दिखता है, तो पता चलता है कि अरे मुझे 15,000 भरना है, 20,000 भरना है। तो एक बार वो अमाउंट अगर 10,000 के ऊपर होता है तो आपको वो इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे लगना चालू हो जाता है। तो आप जल्दी भरेंगे तो आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको एडिशनल टैक्स भरना है कि नहीं, और आपको पता भी चल जाएगा। तो अगर आप डिले करेंगे तो वो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो इट्स ऑलवेज गुड कि हम लोग जून जुलाई में ही भर ले, रेदर देन हम राह देंगे सितंबर तक। ठीक है। तो अगर उदाहरण के तौर पे किसी का पूरे साल की कमाई जो है वो टैक्स लायबिलिटी अगर 5 लाख रुपए आ रही है और वो रिटर्न भरने में देरी कर रहा है, तो पर मंथ के हिसाब से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे ब्याज भरना पड़ता है? 1%, 1% लगता है पर मंथ इंटरेस्ट। ओके, और 1%। उसमें अगर एडवांस टैक्स भी नहीं भरा होगा तो और 1%, तो अराउंड 2% पर मंथ इंटरेस्ट लग जाता है। और जिनका टीडीएस कट हो गया उनके लिए? वो सेट ऑफ मिल जाता है। टीडीएस कटने के बाद जो लायबिलिटी होती है उसके ऊपर, मीन सैलरी क्लास से अगर उनका टीडीएस डिडक्ट हो गया सैलरी इनकम पे और एडिशनल कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने कट कर दिया है। बट अगर आपकी शेयर मार्केट से थोड़ी इनकम है या आपकी इंटरेस्ट इनकम है एफडीज पे, और उस पे आपने टैक्स कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स नहीं भरा है और लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है, तो आपको वो इंटरेस्ट का चक्कर चालू हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल। लेकिन सर, इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अप्रैल से ही वो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, लेकिन आईटीआर का जो पोर्टल है वो तो अभी अप हुआ है, सारी डिटेल्स अभी वहां पर आई है, तो 2 महीने का तो जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो बेमानी है। नहीं, ये तो रूल्स है, वी हैव टू। और ये इंटरेस्ट लगता है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर हो तो मोर देन 50% ऑफ द टैक्स पेयर की तो उतनी लायबिलिटी होती ही नहीं है, इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी कम होती है, और जो भी सैलरी इनकम होती है वो तो एम्प्लॉयर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर को ये नहीं आती दिक्कत। बट अभी क्या हुआ है कि पिछले 4-5 साल में बहुत सारे टैक्स पेयर ने शेयर मार्केट में डालना स्टार्ट किया है, तो वहां से भी उनकी इनकम जनरेट होती है, बट उनको रियलाइज नहीं होता कि हमारा टैक्स लायबल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 10,000 के ऊपर है। तो जब ये लोग रिटर्न भरते हैं तब उनको रियलाइज होता है, अरे ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी है हमारा 50,000, उसके ऊपर भी टैक्स भरना है। तो इंटरेस्ट भी उनको तभी भरना होता है। आइडियली ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान ही हमें हमारा एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, समझो आज आपने कोई शेयर सेल किया हो जून में, तो आपको 15 जून 2025 के पहले ही उसका एडवांस टैक्स भर देना है, तो आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर हो। बिल्कुल। और सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं भी होती है, ओवरऑल जो टैक्स उनको नहीं लगता है टैक्स, तो उनके लिए भी क्या रिटर्न भरना जरूरी है क्योंकि टैक्स लायबिलिटी नहीं है उनकी? हाँ, जिनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती वो रिटर्न भरते क्योंकि शायद उनको वीजा चाहिए या लोन चाहिए फ्यूचर में, तो टैक्स रिटर्न भरना बेनिफिशियल होता है उन लोग के लिए। उसके अलावा भी सरकार ने कुछ नियम रखे हैं कि ये कैटेगरी ऑफ द पीपल को टैक्स रिटर्न भरना है भले उनकी इनकम जीरो हो। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आ रहा हो, या आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो जिसमें आपने 2 लाख से ज्यादा स्पेंड किए हो, आपका प्रोफेशन है आपने 10 लाख से ज्यादा रिसिप्ट ली हो, या बिजनेस है आपका 60 लाख से ज्यादा रिसिप्ट हो, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 से ज्यादा,
या आपकी कोई फॉरेन इनकम हो, तो ये सारी कैटेगरी को इनकम फाइल रिटर्न करना जरूरी होता है। अगर इवन इन दैट केस कि आपका इनकम जीरो हो, अगर आपने ये सारे खर्चे किए तो आपको रिटर्न भरना है। और कोई रिटर्न नहीं भरता है तो किस तरह की पेनल्टी लगती है? इन लोग को डिफॉल्ट की नोटिस जाती है कि अगर उन लोग ने टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा, तो फ्यूचर में जब डिफॉल्ट की नोटिस जाती है तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं, हमने नहीं भरा ये कारण अनुसार। और एक पेनल्टी होती है 5,000 रुपीज की फ्लैट, जो उन लोग ने मिस किया रिटर्न फाइलिंग का। बाकी की पेनल्टी लग सकती है अगर उनकी कोई और इनकम और उन लोग ने डिस्क्लोज नहीं की हो। ओके। और बहुत से लोग जो है अगर 15 सितंबर की भी जो डेडलाइन है वो भी उनकी छूट जाती है, तो उनके पास और क्या विकल्प रहते हैं आईटीआर फाइल करने के? जो लोग 15 सितंबर तक भी भर नहीं सकते, वो लोग 31 दिसंबर तक भर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न। तो उसमें उनको इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ता है। एक पेनल्टी होती है 2,000 और 5,000 की रेंज की, कि जिसकी डिपेंड होती है इनकम पे कि कितनी पेनल्टी लगेगी। तो वो एक पेनल्टी भी भरनी होती है। वो दिसंबर तक तो रिटर्न भर ही सकते हैं। बिल्कुल। और वहां पे जब दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं तो वहां पे ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम दोनों का चूज करने का ऑप्शन होता है, या फिर वहां पर एक कोई डिफॉल्ट ऑप्शन है? नहीं, एक बार अगर जैसे ही डेडलाइन खत्म हो जाती है 15 सितंबर तक की, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करने नहीं मिलता है। बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजीम में चला जाता है। अच्छा, तो अगर पूरे साल आपने भले ही डिडक्शन लिए हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया हो एटीसी, एटीडी और बाकी तमाम सेक्शन में, और आपका जो कैलकुलेशन थी कि आपके फेवरेबल ओल्ड टैक्स रिजीम है, लेकिन आपने डेडलाइन अगर मिस कर दी तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही टैक्स भरना होगा। एग्जैक्टली। लास्ट ईयर ये नियम बहुत लोग को पता नहीं था। हमारे वहां भी टैक्स पेयर थे थोड़े बहुत जिसने एचआरए क्लेम लिया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा था। तो बाद में दिसंबर में जब उनको पता चला कि अभी हमें एचआरए डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उनको 2 लाख 3 लाख जितना टैक्स एडिशनल भरने आ रहा था इंटरेस्ट पे। तो ये जरूर याद रखिए कि रिटर्न टाइम पे भरे। और अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो 15 सितंबर ही डेडलाइन है आपके लिए। बिल्कुल। और बहुत सारे जो सेलराइट प्रोफेशनल हैं अभी आपको सुन रहे हैं, और अब वो प्लान करेंगे कि खुद ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाए और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को शुरू करे, तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर से कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है वो लेके तैयार रखने चाहिए, जिससे जो प्रोसेस है उनका बहुत सिंपल हो और एक ही सिटिंग में वो रिटर्न फाइल कर दे? अगर वो लोग न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो एम्प्लॉयर से हमें चाहिए सिर्फ फॉर्म 16 और अदर बैंक डिटेल्स लाइक सेविंग इंटरेस्ट कितना है वगैरह वगैरह। अगर ये लोग ओल्ड रिजिम में ऑप्ट किया है तो उन लोग को बहुत सारी डिटेल चाहिए रहेगी कि जो भी डिडक्शंस वो लोग क्लेम करेंगे, जाने कि एटीसी में अगर वो लोग एटीसी में अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे रहे हैं, लाइक उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस में किया है तो पॉलिसी नंबर देनी है। एटीडी में अगर मेडिक्लेम क्लेम किया है तो मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस जो भरते हैं उनकी रिसिप्ट नंबर, पॉलिसी डिटेल देनी है। एचआरए क्लेम किया है तो उनको रेंट एग्रीमेंट, उनकी डिटेल, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ है वगैरह वगैरह बहुत डिटेल देनी है। तो ये साल एम्प्लॉयर अगर ओल्ड रिजिम में है तो उनको बहुत सारी डिटेल एडिशनल रेडी रखनी है आईटीआर भरने से पहले। अगर ये वो डिटेल नहीं डालते हैं तो उनको डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है और आईटीआर रिजेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, आईटीआर रिजेक्ट भी हो सकता है। और जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं वो आईटीआर रिटर्न फाइल कर देते हैं, और किसी का रिफंड जो ड्यू है, तो कितना वक्त लगता है रिफंड के लिए? और रिफंड के लिए भी कोई प्रक्रिया अपनानी होती है, या फिर वो ऑटोमेटिक होता है, आपने रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? लास्ट 4-5 साल से रिफंड ऑटोमेटिक होता है। आपको अपनी बैंक डिटेल्स करेक्टली डालनी होती है और उसको वेरीफाई करना होता है। सो 90% ऑफ द केस में रिफंड आ जाता है 1-2 महीने में। कोई हाई वैल्यू रिफंड होता है जो 1 लाख 2 लाख के ऊपर होता है तो उनको 2-3 महीने ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर स्क्रूटिनी होता है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न रिलीज करता है। बिल्कुल। और क्या रिफंड में भी अगर डिले होता है तो जो रिटर्न फाइल करने वाला सेलराइट प्रोफेशनल है उसको भी कोई इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, अगर आपका रिफंड एक बार आप रिटर्न भर देते हैं तो तभी से आपको 6% इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। इनफैक्ट वो रिटर्न जब भरते हैं तभी से नहीं मिलता है। अगर आपका
रिफंड ड्यू है और आपने एक्स्ट्रा टैक्स भरा है तो वो रिफंड भी आपको अप्रैल से ही मिलता है। तो बिल्कुल। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अप्रैल से कैलकुलेट होगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कोई ड्यू होगी 10,000 से ज्यादा तो उसका इंटरेस्ट भी आपको अप्रैल से ही भरना है। बिल्कुल, मतलब टू वे प्रोसेस है। अगर आपका रिफंड है तो उसका भी जो इंटरेस्ट है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, और टैक्स लायबिलिटी भी 10,000 से ज्यादा है तो वहां पर भी इंटरेस्ट है वो भी अप्रैल से शुरू हो जाता है। मतलब इसको बैलेंस किया गया है, ऐसा नहीं कि केवल टैक्स पेयर को ही इंटरेस्ट लगाना है। अगर रिफंड भी आ रहा है तो रिफंड में भी अप्रैल से जब तक आपको रिफंड आएगा उसका ब्याज दिया जाएगा। परफेक्ट, बराबर। बिल्कुल। आखिर में आपसे समझना चाहूंगा चिराग जी कि सीनियर सिटीजन्स का भी एक बड़ा तबका है जो रिटर्न फाइल करता है, तो उनको सरकार की द्वारा सरकार ने क्या सहूलियत दी है और उनको रिटर्न फाइल करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए प्रोसेस कितना सिंपल है? सीनियर सिटीजन जो 75 इयर्स के अबाव है, सरकार ने उन लोग को रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं रखा है अगर उनका इनकम सिर्फ सैलरी हो या पेंशन हो और इंटरेस्ट इनकम हो। मोस्टली 75 के बाद तो सैलरी नहीं होता है, तो पेंशन और इंटरेस्ट इनकम अगर सीनियर सिटीजन का होता है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जितनी भी उनकी टैक्स लायबिलिटी होती है वो बैंक में जाके वो टैक्स डिपॉजिट कर दे, एक बैंक फॉर्म देगी और उनको आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो 75 से ज्यादा 60 से और 60 साल से लेके 75 साल वालों को क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और उनके लिए भी कोई रियायतें हैं? नहीं, उनके लिए कोई रियायतें नहीं है, उनको नॉर्मल आईटीआर भरना है। अगर वो लोग का ओवरऑल इनकम 3 लाख या 5 लाख से बढ़ता है, ओल्ड और न्यू रीजन दोनों के ऑप्शन में। ओके। तो जो भी रियायतें हैं वो 75 साल से ज्यादा वालों के लिए, और क्या जो एफडी से जुड़े हुए सर्टिफिकेट है या जो प्रूफ देने होते हैं वो भी सीनियर सिटीजन जो 60 साल से 75 साल तक के लिए एज ब्रैकेट में है उनके लिए मैंडेटरी है? हाँ, वो सारे प्रूफ वो लोग बैंक से कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन जो रिटर्न भर रहा है उनको दे सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन बैंक से इजीली नहीं मिलती है तो आई एम श्योर कि वो ऑटोमेटिक एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपका सेविंग इंटरेस्ट इतना है, आपका एफडी इंटरेस्ट इतना है, उसके सामने इतना टीडीएस डिडक्ट किया है। तो आइदर और दोनों ऑप्शन है उन लोग के लिए, या बैंक से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी वो सारी डिटेल दिख जाती है। बिल्कुल, ऑनलाइन भी डिटेल दिख जाती है और प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा बहुत सरल कर दी गई है। और जैसा कि चिराग जी बता रहे हैं कि हो सकता है अगले साल से रिटर्न भरना इतना आसान हो कि केवल आपको एक बार वेरीफाई करना है और सबमिट करते ही आपकी प्रक्रिया आईटीआर की पूरी हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम इश्यूज को आपने जो क्लैरिटी के साथ बताया, सिंप्लीफिकेशन के साथ बताया, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इसका फायदा होगा। और रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है और चिराग जी ने जो बताया कि प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और आप जितना जल्दी रिटर्न भरेंगे उतना जल्दी आपका रिफंड की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी, और जो ओवरऑल टैक्सेबल इनकम पे ब्याज लगता है वो नहीं लगेगा। इसलिए 15 सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स मंत्रा के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।